नमस्कार। आज हम लोग परीक्षा से पूर्व किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम लोग साझा करते हैं कि परीक्षा से पूर्व में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और परीक्षा भवन में जाने के पश्चात भी हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज बातचीत करेंगे। तो परीक्षा से पूर्व जिस दिन आप लोगों की जब भी परीक्षा हो तो परीक्षा के पूर्व में आप उस दिन कोशिश कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप 9 से 10 बजे के बीच में आप सोने की चेष्टा करें। जब तक आप अपने दिमाग को आराम नहीं दीजिएगा तब तक अगले दिन सुबह वो सही ढंग से वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप उस दिन जिस दिन परीक्षा है उसके पहले वाले दिन जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें। अल्पाहार या सुपाच्य भोजन का ग्रहण करें जो जल्द से जल्द पच सके और जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस चीज़ों का भी ध्यान रखें और गरिष्ठ भोजन जो हो, जो पेट में जल्दी नहीं पचता हो, उन भोजन का इस्तेमाल नहीं करें और 10 बजे से पूर्व ही अपने सारे टेंशन, थकान वगैरह सब चीज़ खत्म करते हुए सारे किसी भी प्रकार की कोई चिंता किए बिना ही आप सोने की चेष्टा करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा आप नींद लेने की चेष्टा करें, क्योंकि जितनी नींद पूरी होगी वो सुबह उतने ही तरोताज़ा के साथ जल्दी उठेंगे और अभ्यास करने वगैरह की आपको समय मिलेगा और ज़्यादा चिंता भी नहीं रहेगा। और परीक्षा भवन जब पहुँचे तो परीक्षा भवन में पहुँचने के पश्चात आप वहाँ भागम दौड़ की स्थिति बनी रहती है कि रोल नंबर कहाँ है, कहाँ मेरा सीट है। इस तरह की आप लोगों को कुछ परेशानियाँ आती है, आने जाने की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो परीक्षा भवन पहुंचने के साथ में एक मन में अजीब सा डर आता है कि मैंने क्या पढ़ा, साल भर क्या परीक्षा के लिए मैंने क्या तैयारी की, क्या नहीं की। इस संबंध में बहुत सारे मनोभाव आपके मनोमस्तिष्क में चलते रहते हैं और इसके अतिरिक्त आप इन सब के कारण से आपके मस्तिष्क में एक अलग सा दबाव बना रहता है, परीक्षा के प्रति डर बना रहता है। परीक्षा या इसका मतलब क्या हुआ? परीक्षा मतलब पर इच्छा, मतलब परीक्षा दूसरों की इच्छा पर दिया जाने वाला परीक्षा या इम्तिहान को हम लोग परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा में वो डर आता है, लेकिन आप यदि तैयारी करके गए हुए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और परीक्षा भवन में जब प्रवेश करते हैं तो ये डर तो ऑटोमेटिक ही आता है। सारे विद्यार्थियों को हमारे समय में भी हुआ है तो आप लोगों के समय में तो होगा ही होगा कि सारे भी परीक्षाओं के समय में डर मनोमस्तिष्क में आ जाता है। तो ये लाजमी भी है, लेकिन उस डर से निकलने का एक कारगर उपाय आप लोग कर सकते हैं कि जब परीक्षा भवन में आप बैठे हो, जब आप लोगों को कॉपी को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका वगैरह सब नहीं मिले हो, तो जब आपके सीट में आप ग्रहण कर लेते हैं तो ग्रहण करने के पश्चात आप वहाँ चुपचाप से एक शांतिपूर्वक रूप से आप बैठ जाएं और बैठ जाने के बाद गहरी लंबी 4-5 सांसें लें, जिससे क्या होगा कि आपके मनोमस्तिष्क में जो भी विचारें आ रहे हों या डर आ रहे हो, वो चीज़ें आपका धीरे धीरे वो कम होते चले जाएगा। और वो कम हो जाएगा जब माइंड आपका रिलैक्स होगा, तब जाकर के आपके जो विचार जो व्यर्थ के विचार थे कि प्रश्न कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, मैं उत्तर दे पाऊंगी कि नहीं, किस प्रकार से हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, मेरे साथ क्या होगा, परीक्षाएं कैसी होगी नहीं होगी वगैरह वगैरह प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो उस स्थिति में क्या करें कि आप कुछ ना करें, चुपचाप से बैठ जाएं और 2-3 बार 4 बार आप गहरी लंबी सांसें लें, जोर से लंबी सांसें लें और छोड़ते जाएं। जिससे क्या होगा कि आपके पूरे शरीर का जो भी दबाव है, प्रेशर है, वो बाहर धीरे धीरे निकलते जाएगा और आपका जो मस्तिष्क है वो शांत शिथिल होते चले जाएगा। उसके बाद आप प्रश्न जब आपको मिलते हैं तो प्रश्न मिलने के पश्चात आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि प्रश्नों को आप देखिएगा और देखने के पश्चात सबसे पहले आप निर्देशों को पढ़िए कि निर्देश दिया क्या गया है। तो निर्देशों में स्टार्टिंग जैसे रहता है, किसी भी निर्देश में भी रहता है, तो निर्देश का सबसे शुरुआत ये होगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर अपने शब्दों में दे। अर्थात परीक्षक जो होते हैं और ये परीक्षा में होती है कि आपने क्या जाना है, क्या सीखा है, साल भर आपने क्या अध्ययन किया है, उसके विषय में अध्ययन करने के लिए परीक्षा हो दूसरे की इच्छा पर दिया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी प्रश्न को आप उठाइए। प्रश्न उठाने के पश्चात आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि जो भी चीजें हैं आप
उसको देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले निर्देश क्या क्या दिए हैं, आप निर्देशों को सही रूप से पढ़ें। निर्देशों को पढ़ने के पश्चात ही आप प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। साथ में उसमें दिए रहता है कि आपको कितने, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, लघु प्रश्न रहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। तो उसमें आपके प्रश्नों की प्रवृत्ति रहती है कि क्वेश्चन नंबर इतना से लेकर इतने तक आपके वस्तुनिष्ठ है। तो वो वस्तुनिष्ठ यानी कि जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं या 1 नंबर या 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, जिसमें बहु विकल्प होते हैं, मतलब 4 विकल्प होते हैं, जिसको बहु विकल्प ये कहा जाता है, जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो उनको आप पहले बनाने की चेष्टा करें कि सबसे पहले कि जैसे आपको जो भी प्रश्न आ रहे हो, कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये होता है कि आप यदि जानते हैं कि प्रश्न पढ़ते के साथ जो आपका उत्तर आ रहा है वही आपका सही मायने में प्रथम उत्तर होगा। अब उसके अतिरिक्त जब 2 उत्तर आप में आ जा रहा है तब उसमें कंफ्यूजन की स्थिति होगा, और यह कंफ्यूजन आपको क्या करेगा कि आपको प्रश्नों को सही रूप से आप नहीं समझ पाने के कारण से दूसरा उत्तर आपको आता है। और यदि आप सही रूप से आप अध्ययन नहीं किए हैं, उस स्थिति में भी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो कंफ्यूजन की स्थिति में उन प्रश्नों को आप छोड़ते चले जाएं, जो प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, उन प्रश्नों को आप करते हुए हल करते हुए निकले। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक खासियत होती है कि उसमें आप पढ़ते के साथ ही जो उत्तर आपको मिलता है, प्रश्न पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो समझ में आ गया कि ये पूछना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न में आपको पूछा क्या जा रहा है, यदि आप वो समझ गए तो उसके बाद जो आपके मस्तिष्क में उत्तर आ रहे हैं, आपको ये उत्तर होना चाहिए, तो ही वही उत्तर उसका होगा। अब यदि दोबारा उसके विषय में आप चिंतन करते हैं, आप दुविधा की स्थिति में होती है, तो वो दुविधा आपको गलत की ओर संकेत कर रहा है। तो फर्स्ट प्राथमिकता आप उस प्रश्नों को दीजिए, जैसे आपके प्रश्न पढ़ते के साथ जो उत्तर आ रहा है वही उसका सही उत्तर होगा। तो पहले सबसे पहले कि प्रश्नों को पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसे समझने की चेष्टा करें। समझ में आया, उसके बाद जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन 4 विकल्पों में से जो सबसे सटीक लगता है, उन विकल्प में से आप उसका चयन करें और उसका उत्तर दे दें। और जो सबसे पहले प्रश्नों का उत्तर, उसको प्रश्नों के उत्तर दे जो आपको सबसे आसान लगता है। जैसे 10 प्रश्न यदि वस्तुनिष्ठ दिए हो, 10 या 20 है, जितने भी दिए हो, तो सबसे पहले आप देखते चले जाइए, पढ़ते हुए चले जाइए कि ये प्रश्न है, 10 विकल्प है, तो 10 में से जो आपको आसान लग रहे हो, जो पढ़े होंगे तो वो जाहिर से बात है कि वो आपको आसान लगेंगे। तो जिनका जिनका उत्तर आ रहा है आप उनको तुरंत बनाते बनाते चले जाएं, और उसके बाद जब नहीं आ रहा है उसके बाद में उसको आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सबसे पहले आपको जो प्रश्न आ रहा है, जो आप जिसको अच्छी तरीके से आप समझते हो, जानते हो, उनके उत्तर देने की चेष्टा आप करें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सबसे पहले आप करने की प्रयास करें, और जो प्रश्न के उत्तर आपको सबसे पहले आ रहे हो, सटीकता के साथ आ रहे हो, उसका उत्तर आप देते चले जाए। उसके बाद जो दीर्घ प्रश्न उत्तरीय आते हैं आपके, उससे बीच में आते हैं, जो आपके मध्य श्रेणी में आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो शॉर्ट प्रश्नों को आपने पहले पढ़ ले कि क्या क्या प्रश्न आपने पढ़ा है, उस हिसाब से आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उन प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात जो आपको प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप करने का चेष्टा करें। और जो जिन प्रश्नों को आपको मतलब थोड़ी सी समस्या आ रही है कि नहीं है, वो मैंने पढ़ा है लेकिन वो अभी फिलहाल वो याद नहीं आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा किनारे करके रखिए। मतलब कुछ देर के बाद हम उसको लिखना प्रारंभ करें। कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो प्रश्न आपने पढ़ा है बेहतरीन ढंग से, उसको लिखने की चेष्टा करें। उसके बाद फिर प्राथमिकता दे अगले वाले को। तो इस तरह से आप दीर्घ में भी कर सकते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी जो सबसे बेहतरीन प्रश्न आते हैं, आपको जो सबसे अच्छा जिसके उत्तर आ रहे हो, उन प्रश्नों को आप पहले लिखने की चेष्टा करें। और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आ रहे हो, उनका आप लिखना प्रारंभ बाद में करें। जिससे क्या होगा कि आपको समय की भी बचत होगी, और जो आपका मानसिक जो तनाव जो बढ़ने की स्थिति आ रही थी, वो तनाव भी आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे आप प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे, आपको उत्तर धीरे धीरे मानसिक रूप से जो आप दबाव महसूस कर रहे थे, वो दबाव भी धीरे धीरे घटते चले जाएगा। और अंत में वैसे प्रश्नों का उत्तर दें जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको मतलब थोड़े बहुत करके आ रहे थे, उन चीजों को आप देने की चेष्टा करें। और ये नंबर उठाने के लिए भी क्या है कि परीक्षा पैटर्न में यानी कि प्रश्न पुस्तिका में आपको जो प्रश्न बनाने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, वो प्रश्नों को
तीन श्रेणियों में रखते हैं। मतलब आपका साधारण, जो सभी व्यक्ति विशेष जिसका उत्तर दे सके, साधारण से साधारण लोग भी दे सके, तो वो साधारण छात्रों के लिए रहते हैं प्रश्न। तो वो साधारण प्रश्न रहते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, जो सबको उसके उत्तर दे सकते हैं। और एक दूसरे लेवल का होता है जिसको कहते हैं सेकेंड स्टेज में, जिसमें होता है कि मध्यम श्रेणी के, जिसके उत्तर साधारण से थोड़े से जो पढ़े होते हैं, जिसने थोड़ा सा और अध्ययन किया है, उन लोगों के लिए वो प्रश्न होते हैं, वो दे सकते हैं। तो ये दूसरे श्रेणी में। और तीसरे श्रेणी में आता है तो तुलनात्मक, जिसने थोड़ा सा अध्ययन ज्यादा से ज्यादा किया हो, तो वो इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। किसी किसी में तुलना करने के लिए दिया जाता है, किसी तरह में होता है कि किसी किसी में अंतर स्पष्ट करे, दो के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के बीच में ये किया जाता है। तो तीन श्रेणियों में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। वो तीनों के अलग अलग मतलब साधारण छात्र भी दे सके, मध्यम छात्र भी दे सके, और जो हाई लेवल थिंकिंग के लोग मतलब छात्र हैं, उनके लिए भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जो उच्च श्रेणी के प्रश्न होते हैं, जिसमें तुलनात्मक से लेकर के कुछ समस्यात्मक भी रहते हैं, जिसमें आपका मतलब सोचने की क्षमता, उसमें समझने की क्षमता को वो जांचने का प्रयास करते हैं, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो आपके जो परीक्षक होते हैं, वो जांचकर्ता होते हैं, वो आपको अच्छे अंक देते हैं। क्योंकि वो प्रश्न सभी छात्र उसको लिखते नहीं है, सभी लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वही छात्र लिखते हैं जो उसका अध्ययन किया हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, मतलब संरचनात्मकता हो, जो बना करके वो लिख सकता हो। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, रहते हो। तो इस तरह के प्रश्नों को जो भी लिखने का प्रयास करते हैं या लिखते हैं जो अच्छे तरीके से, उससे जो साधारण श्रेणी में जो लिखे रहते हैं, जो प्रश्न रहते हैं, उनसे कहीं अच्छा उनको नंबर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साधारण वाले को नंबर नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन जो साधारण से जो हाई लेवल थिंकिंग के जो प्रश्न रहते हैं, हाई लेवल के प्रश्न रहते हैं, उसको लिखने से थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिलता है। और साथ ही साथ आपकी जो हस्तलेखन है, वो हस्तलेखन भी आपके अंकों को ऊपर से नीचे आपको किया जा सकता है। क्योंकि जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, उसमें देखने पर वो जो कि आपके जो जांचकर्ता होते हैं, वो जांचकर्ता उनको आपको पढ़वाना होगा कि आपने लिखा क्या है। क्योंकि आप उस समय में क्या होते हैं कि एज ए आप स्टूडेंट के रूप में आप लिख रहे हो, लेकिन लिखने वाला के रूप में आप इस प्रकार से समझाइए कि जांचकर्ता को आपके प्रश्नों के उत्तर वो जांचने के लिए वो मजबूर हो जाए, वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। और वो पढ़ेंगे, जब जांचेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप उनको जितने बेहतर तरीके से कॉपी में लिख करके समझाएंगे, उतना बेहतर तरीके से आपको अंक मिलेगा। और अंक जब मिलेगा तो ही जाकर के आपका पूरा रिजल्ट ही बेहतर होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखने की जो शैली होगी, उस शैली में भी आप परिवर्तन कीजिए। क्योंकि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र रहता है, प्रश्न पत्र में ही सबसे ऊपर में ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी, जैसे निर्देश में रहता है कि जैसे परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर दे। क्योंकि परीक्षार्थी आप है, तो आप उस प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से दे रहे हो, ये मायने रखता है। कि आप यदि जिस बेहतर तरीके से, ढंग से आप उन्हें लिख करके अपने उत्तरों को बताने का चेष्टा करेंगे, उसी प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे। तो अंक अधिक आने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके लेखन शैली में आपको सुधार करना होगा। और साथ ही साथ लेखन शैली के साथ साथ आपको कुछ चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। कुछ जो साधारण लोग करते हैं, जो सबको करते हैं, उसमें से आपको अलग करना होगा, अद्वितीय करना होगा, यूनिक करना होगा। तभी आपका नंबर, जो साधारण लोग हैं, उससे आपको अधिक नंबर मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वस्तु स्थिति आपको यह क्लियर करना होगा कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा हो, उसी प्रश्नों को आपने जो पूछा जा रहा है उसी का उत्तर देना है, दूसरे चीज का नहीं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि जैसे कि आपका नाम पूछा जा रहा है, तो सिर्फ आपका नाम देना है, ना कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और ना पूरे परिवार का नाम, और ना पूरे गांव का नाम आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जब पूछा जा रहा है आपका सिर्फ नाम, तो सिर्फ नाम ही देना है, और जितना पूछा जा रहा है उतना ही देना है। जैसे कि प्रश्न में आपका यदि मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है, और 2 नंबर का प्रश्न में आपको एक लाइन में लिखने के लिए कहा गया है, एक वाक्य में लिखने के लिए कहा गया है, तो आप एक ही लाइन में उसका उत्तर दे दे, एक ही वाक्य में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। जब ज्यादा
लिखने के लिए नहीं कहा गया है तो आप ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। यदि एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है तो सिर्फ एक ही वाक्य में दे। आप यदि 50 वाक्य में भी देते हैं तो आपको नंबर कितना मिलेगा? सिर्फ 2 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि वो पूरा अंक कितना है उनका? सिर्फ 2 अंक है। तो इसलिए उसको आप ध्यान में रखें। अब जैसे 4 नंबर का है यदि है तो उसके अंक में देख लीजिए कि 4 नंबर का है और शब्द सीमा कितनी है। तो शब्द सीमा यदि 50 है तो 50 के अंदर में ही आपको लिखने का प्रयास करना है, उससे अधिक आपको जाने का प्रयास नहीं करना है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि अधिक से अधिक लिखने के बावजूद भी यदि मान लीजिए आपको 4 नंबर का पूछा गया है, आपका 50 से 100 नंबर 50 से 100 शब्दों के बीच में या लिखने के लिए कहा गया हो, निर्देश हो यदि 50 शब्दों में अपने उत्तर दें करके, यदि आप उसमें 500 शब्द भी लिखते हैं तो आपका क्या होता है कि 500 शब्द में भी आप लिखने के बावजूद भी आपको अंक कितने दिए जाएंगे? सिर्फ 4 अंक दिए जाएंगे। लेकिन आपको लिखने में जो समय लगा, क्योंकि आप 50 शब्द जो लिखते थे आप वहां 500 शब्द लिखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अगले प्रश्न का समय आपको कम कर देगा। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो दीर्घ उत्तरीय रहते हैं, तो दीर्घ उत्तरीयों में भी शब्द सीमा दिए रहते हैं, तो उनको भी आप देखते हुए लिखने का प्रयास करेंगे और शब्द सीमा को करते हुए, और जितना दिया रहता है शब्द संख्या उसी शब्दों संख्या में लिखने का प्रयास करें। आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को लिखने का प्रयास करें। जिस प्रकार से गागर में सागर भरा जाता है, तो उसी प्रकार से आप अपनी शैली से, लेखन शैली से, जो परीक्षक होते हैं मतलब जांचकर्ता होते हैं, उस जांचकर्ता को आप प्रभावित करने का प्रयास करें अपने लेखन शैली के द्वारा। और लेखन शैली से आप यदि प्रभावित कर देते हैं तो आपका जो अंक है वो दूसरे से बेहतर ही आएगा। और साथ ही साथ लिखने के साथ साथ आप उन प्रश्नों को ज्यादा ध्यान दें जो सबसे अच्छा आता हो, उन्हें आप पहले लिखने का चेष्टा करें। और जो जिन्हें अभी आने में आपके मन में प्रश्नों के उत्तर आपके आ नहीं रहे हों, आपके दिमाग में वो प्रश्न के उत्तर आ नहीं रहे हों, तो उनको कुछ समय के लिए छोड़ दे और जो सबसे पहले जो चीजें आ रहे हों उनको लिखते चले जाएं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप पहले से लिखते चले जाएं, क्योंकि वो आपके दीर्घ उत्तरीय है तो आपको उत्तर जितना बेहतर तरीके से दीजिएगा उसका अंक भी अधिक है, तो आपको अंक भी अधिक मिलेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर आप दीजिए जो पहले आता हो, जिसका उत्तर जैसे कि प्रश्न आपके पढ़ते के साथ जो उत्तर आ रहा हो वही आपका पहला उत्तर ही होगा और वही सही उत्तर होता है। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। आप प्रश्नों को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि आप यदि प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो आप जो है उस अंक से आप वंचित हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को छोड़ दिया जिसका अंक था 5 नंबर का, तो आपने क्या किया कि 5 अंक आपने गवा दिए, क्योंकि उस 5 नंबर पर आपको 5 नंबर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 अंकों के प्रश्न को आपने छोड़ दिया है, तो वो देने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। जो जांच करता है वो आपको दे ही नहीं पाएंगे नंबर। अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप देने की चेष्टा में प्रश्नों को छोड़े ना, छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, वो सारे उत्तर आपको देना है। और नहीं भी आता है तो किसी के साथ में भी क्या होता है कि कुछ प्रश्नों के आपको कुछ धुंधला सा याद आ रहा हो, तो उस धुंधले से यादों में आप कुछ चीजों को जोड़ते हुए उसका प्रश्न का उत्तर आप बनाने का प्रयास करेंगे, तो अंततः आपको क्या होगा कि उसमें आपको सफलता मिल जाएगी कि आपके उत्तर वो लगभग में आपका रेडी हो जाएगा। भले आप छोड़ देते तो जो 5 अंक गवा रहे थे तो उसमें से आपको ना चाहते हुए भी 2-3 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इस स्थिति को आप छोड़ने का प्रयास ना करें, लिखने का ही प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब किसी भी विषय को आप किसी भी विषय के साथ में ये चीजें आप कर सकते हो, चाहे वो विज्ञान के हो, चाहे मैथ में हो, चाहे आपके साथ में हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मतलब किसी भी विषय के साथ में इन सारे चीजों को आप इसका पालन कर सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आगे चल करके इसका आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा और जिससे आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि आपका जो परीक्षा परिणाम आएगा उस परिणाम में आपको देखने को मिलेगा
तो आप प्रश्नों को छोड़ने का प्रयास ना करें, प्रश्नों को समझें और ज़्यादा चिंता में रह करके किसी भी चीज़ों का उत्तर देने का प्रयास ना करें। एकदम मतलब मन को तनाव मुक्त रखते हुए उसका उत्तर देने का प्रयास करें, तो जिससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इसके मदद से आपने परीक्षा में जो किए जाने वाली गलतियां हैं उन गलतियों को जान लिया होगा। ये गलतियां किए जाते हैं तो पहले निर्देशों को पढ़ें, निर्देशों को पढ़ने के बाद वो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति दी गई है कि आपको किन किन प्रश्नों को करना है, किन किन प्रश्नों को नहीं करना है, कितने प्रश्नों को करना है, कितने प्रश्नों को छोड़ना है और किन किन प्रश्नों को आपको बाद में लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, सारे चीजों का आप अध्ययन कर ले और प्रश्नों को पहले समझ ले। समझने के पश्चात आप उसके उत्तर दें। जल्दीबाजी में आपका किसी भी प्रकार का उत्तर ना दें और जो शब्द सीमा दिए रहते हैं उस शब्द सीमा का भी पालन करें। और लेखन शैली में भी आपको इस प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता होगी जिससे आपके जो जांचकर्ता है उस जांचकर्ता को आपको अंक देने के लिए मजबूर कर दे, जिससे आपको अधिक से अधिक आपको अंक मिल पाए। तो इससे मदद से आपने पूरे के पूरे सारे चीज़ों को आपने जान लिया होगा। तो आप परीक्षाओं के लिए आप लोगों को, सारे लोगों को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग परीक्षा अच्छे से दीजिए और बेहतर तरीके से परीक्षा परिणाम लाए, ऐसी मेरी आशा है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।